हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम सीडीबी एंड पैडागोजी के दोस्तों 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से संबंधित रहेंगे। दोस्तों आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे वह कौन थे। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो कैसे थे दोस्तों, प्रकृतिवादी थे दोस्तों। क्या वह विवेकानंद थे, रविंद्र टैगोर थे, अरविंद जी थे, श्री अरविंद या जे कृष्णमूर्ति थे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जो एक प्रकृतिवादी कवि थे वे थे कौन दोस्तों। क्या विवेकानंद, रविंद्र टैगोर जी, अरविंद घोष जी या कौन थे दोस्तों। तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे दोस्तों। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। यह एक प्रकृतिवादी कवि थे दोस्तों। अगला दोस्तों हैं दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है दोस्तों, तर्क। आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक विकास तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। यानी बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूं। तो यह कोहल वर्ग की कौन सी अवस्था है दोस्तों, हमको ये बताना है। यह सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण है दोस्तों, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण है दोस्तों, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण है या सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर दोस्तों। यह सहायक अभिमुखीकरण है दोस्तों। क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए सहायक अभिमुखीकरण है। आप मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूं। ये कैसा है, यह सहायक अभिमुखीकरण है। अगले दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। सही मिलान वाला। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। क्या हो सकता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण, प्रारंभ और कल्पना परक खेल करता है। हो सकता है क्या। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुपालन करने में सक्षम है। शैशवावस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चा निगमनात्मक तर्क और विचार कर सकता है। क्या बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है दोस्तों। साधारण वर्गीकरण दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कर लेता है दोस्तों। कैसा कर लेता है, साधारण वर्गीकरण दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कर लेता है। ऑप्शन दोस्तों ए होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उन कारकों में से एक जो प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं और आत्मसात करते हैं। वह कारक बताना है दोस्तों हमको कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे आत्मसात करते हैं। यानी अपने मन में कैसे सीख के और उसको अपने अंदर यानी उसको रखते हैं दोस्तों। अगला क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, पुरानी स्कीमा में नई सूचनाओं को लेना प्रक्रिया, नई जानकारी के माध्यम से हमारे मौजूद स्कीमा को बदलना या उसका संशोधन करना, विचार के एक चरण में दूसरे में जाना या नई सूचनाओं या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा पुरानी स्कीमा में नई सूचनाओं एवं सूचनाओं को लेने की प्रक्रिया होगी दोस्तों। क्या होगी, नई सूचनाओं को लेने की प्रक्रिया पुरानी यानी पुराने स्कीमा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका होती है। दोस्तों सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका बताना है। क्या मूल्यांकक भूमिका होती है या प्रशिक्षक की भूमिका होती है या व्याख्याता की
भूमिका होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा, यानी मतलब सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण में अध्यापक की भूमिका बताना है दोस्तों। तो क्या होगी अध्यापक की भूमिका दोस्तों, तो प्रशिक्षक की भूमिका होगी अध्यापक की। कैसी होगी दोस्तों, प्रशिक्षक की होगी। ऑप्शन बी होगा आंसर दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए क्वेश्चन क्या है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करती है क्या। संदर्भ, बाह्य उद्दीपक, प्रशिक्षण, विकास का चरण। बताइए दोस्तों क्या कह रहा है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करता है कौन। इन चार में से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, विकास का चरण। क्या होगा दोस्तों, विकास के चरण। नैतिक तार्किकता विकास के चरण पर निर्भर करती है। किस पे दोस्तों, विकास के चरण पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गणित की समस्याओं को हल करके किस बुद्धि को माना जाता है। मतलब दोस्तों हम जब गणित के क्वेश्चन को हल करते हैं तो वह हमारे कौन सी बुद्धि होती है। क्या हमारी तार्किक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, क्या मौखिक बुद्धि होती है, क्या या गतिक बुद्धि होती है। बताइए हम, यानी अगर हमारे पास कौन सी ऐसी बुद्धि है जिससे हम गणित को हल करते हैं दोस्तों, तो कौन सी बुद्धि होगी दोस्तों, तार्किक बुद्धि होगी। कौन सी दोस्तों होगी, तार्किक बुद्धि से हम गणित को हल करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, या रट कर याद करने की प्रवृत्ति, या रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, या सहयोगात्मक प्रवृत्ति। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर 128 के दोस्तों क्या कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। रट कर याद करने की प्रवृत्ति दोस्तों इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं है। 6 या 7 साल का बालक दोस्तों जो दूसरे के विचार यानी उनके सोचने समझने या काम करने की जो क्षमता है वह समझने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह बहुत अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, क्योंकि वह बहुत अहम केंद्रित होता है दोस्तों। कैसा होता है बच्चा, बहुत ही अहम केंद्रित होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। मतलब विद्यार्थी को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए दोस्तों, ये बताना है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह शिक्षकों को काम करना आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, यह सहयोग, किसमें, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करने में सहायक होगा। ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। कौन सा, बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। क्या परिवार का वातावरण है दोस्तों, पास पड़ोस का वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा, जो बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा होगा दोस्तों, यह होगा परिवार का वातावरण दोस्तों। ऑप्शन ए होगा। क्या होगा दोस्तों, परिवार का वातावरण, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा विकास से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है।
कैसी दोस्तों? विकास अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा विकास के व्यवहार से। सर्वोत्तम विधि क्या है? या एक तंत्रीय विधि, अनुज्ञात्मक विधि है, या प्रजातांत्रिक है, या नियंत्रात्मक विधि है? तो बताइए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों आंसर इसका। 132 का आंसर दोस्तों क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? यह होगा प्रजातांत्रिक विधि है। क्या है दोस्तों? प्रजातांत्रिक विधि है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यह कहा जाए कि कक्षा 7 के बच्चे लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इस परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा होगा? मतलब एक कक्षा 7 का बालक है, अब वो लिखना भी नहीं जानता और पढ़ना भी नहीं जानता, तो दोस्तों यह कौन सी परिस्थिति होगी? उसको हमको कारण को बताना है, ठीक है ना। विद्यार्थी का मंद बुद्धि होना, अभिभावक की लापरवाही होना, अवरोध रहित नीति होना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग होना। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? यह होगा सतह एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग दोस्तों। क्या होगा? सतह एवं व्यापक मूल्यांकन का असंवेदनशील प्रयोग, ऑप्शन डी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है। मतलब बच्चों में नैतिक मूल्यों की श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है। कैसे? लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषणों से, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, प्रासंगिक साहित्य से, शिक्षा के अनुकरणीय और व्यक्तित्व से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या कह रहा है? विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का श्रेष्ठतम स्थापना की जा सकती है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा शिक्षक के अनुकरणीय व्यक्तित्व से। किससे दोस्तों? शिक्षक के अनुकरणीय व्यक्तित्व से। ऑप्शन डी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, क्या कह रहा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया है? क्या कहे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को किसकी अनुशंसा से अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया है? यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा, कोठारी कमीशन 1964-66 के द्वारा, या प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक रूपरेखा के 1988 के द्वारा। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा को नया उपविषय या पाठ प्रारंभ करना चाहिए। शिक्षक को दोस्तों नया उपविषय या पाठ प्रारंभ करना चाहिए। शिक्षक तो बताना क्या? शिक्षक स्वयं के अनुभवों से, शिक्षार्थी में उपलब्ध कुछ रुचियों से, विषय के अवलोकन से, विषय के महत्व की व्याख्या से। बताइए दोस्तों इसका जो आंसर होगा तो क्या होगा दोस्तों? जो शिक्षक है उसको नया पाठ स्टार्ट करने से पहले विद्यार्थियों के समक्ष क्या करना चाहिए? उसे विद्यार्थियों के समक्ष दोस्तों विद्यार्थियों की यानी शिक्षार्थियों की पहले रुचि का ज्ञान लेना चाहिए कि शिक्षार्थियों की किस में रुचि है दोस्तों। ठीक है ना, क्या पढ़ना चाहते हैं दोस्तों उसको सबसे पहले हमें जानना चाहिए। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक शैक्षिक संस्था का अच्छा प्रधान वह है, एक शैक्षिक संस्था का अच्छा प्रधान वह है जो शैक्षिक प्रशासन को समझता है और उसके सिद्धांतों को अक्षरशः लागू करता है, अनुशासनहीनता को सहन नहीं करता है, लचीला रुख अपनाता है और मानवीय व्यवहार के साथ सहयोग पूर्वक कार्य करता है,
शिक्षकों और विद्यार्थियों को उनके कार्यकलापों से स्वतंत्रता देता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा? 137 का दोस्तों ऑप्शन क्या होगा? बताइए दोस्तों। आंसर होगा लचीला रुख अपनाता है और मानवीय व्यवहार के साथ सहयोग पूर्वक कार्य करता है दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रगति के अनुवीक्षण का श्रेष्ठतम तरीका क्या होगा? प्रगति के अनुवीक्षण का श्रेष्ठतम तरीका क्या होगा? वरिष्ठों द्वारा अनुवीक्षण करना, स्व अनुवीक्षण करना, सहकर्मियों के द्वारा अनुवीक्षण करना या समाज द्वारा अनुवीक्षण करना। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? स्वयं स्व अनुवीक्षण करना, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, स्व अनुवीक्षण करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है? विद्यालय मुख्याध्यापक का, विद्यालय मुख्याध्यापक का, खंड शिक्षाधिकारी का या समूह स्रोत व्यक्ति का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी और ए दोनों में दोस्तों एक ही ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों क्या होगा? ए और बी दोनों होंगे, विद्यालय मुख्य अध्यापक का होगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार छठी और 8वीं कक्षा तक विद्यालय के लिए एक पूर्णकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया जाना, जहां बच्चों के प्रवेश संख्या होगी 80 से अधिक, 100 से अधिक, 120 से अधिक, 130 से अधिक। बताइए दोस्तों जहां पर मुख्य अध्यापक की हमको ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों बताइए क्या कर रहा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार छठी दोस्तों 8वीं कक्षा तक के विद्यालय के लिए पूर्णकालिक मुख्याध्यापक उपलब्ध कराया जाएगा। वह बच्चों की प्रवेश संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 100 से ऊपर होना चाहिए, यानी 100 से ऊपर होना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन है तो विद्यालय के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आशय है। विद्यालय के संदर्भ में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय है शिक्षकों की कार्य क्षमता का सतत अनुवीक्षण करना, मूल्यांकन को पूर्ण अनुदेशन समय में न फैलाना, बालक अधिगम के पाठचर्या एवं सह पाठचर्या दोनों पक्षों में मूल्यांकन करना या अध्यापक को माता पिता और विद्यालयी अभिकारी वर्ग की ओर प्रति। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है बालक किसका दोस्तों? बालक अधिगम के पाठचर्या एवं सह पाठचर्या दोनों पक्षों में मूल्यांकन करना होगा। क्या होगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगी। किस पे? शारीरिक दंड पर रोक लगी। बाल श्रम निरोध अधिनियम के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के द्वारा या आरटीआई अधिनियम 2009 धारा 17 के द्वारा। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, आरटीई अधिनियम 2009 धारा 17 के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। कह रहा है बच्चे कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं जब बच्चे क्या करते हैं? कक्षा में अधिक रुचि लेते हैं जब शिक्षक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, या विषय वस्तु समझने में बहुत सरल होती है, अध्यापक अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, या कक्षा क्रिया बच्चों के अपने अनुभवों से निकट संबंध रखती है। तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? बताइए दोस्तों तो क्या होगा इसमें?
बच्चे कब अधिक रुचि लेते हैं? जब कक्ष में सक्रिय बच्चों के अपने अनुभव से निकट संबंध रखती है। ठीक है ना? ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा पद अवधारणा निर्माण क्रम में पहले आते हैं? अवधारणा पर निर्माण में सबसे पहले क्या आता है? क्या संक्षेपण आता है, अनुभव आता है, विभेदीकरण आता है या सामान्यीकरण आता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अनुभव होगा, जो पद अवधारणा निर्माण क्रम में सबसे पहले आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी अपने शिक्षकों को आदर मुख्यतः उसकी किस विशेषता के कारण देते हैं? विद्यार्थी जो है अपने शिक्षक को आदर मुख्यतः उसकी किस विशेषता के कारण देते हैं? कानून अधिकार के द्वारा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठ और सद्भाव के द्वारा, लोकप्रियता प्रभाव के द्वारा या प्रौढ़ता स्तर के द्वारा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विद्यार्थी अपने शिक्षक को कब आदर देते हैं? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सद्भाव के द्वारा। कब देते हैं दोस्तों? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सद्भाव के द्वारा। ऑप्शन बी होगा दोस्तों। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता किससे बढ़ावा नहीं देती है? सुयोग्य व्यक्ति को उच्च पद से, कल्याण एवं प्रसन्नता से, अभिमान और वर्गदंभ से या कुसमायोजन का उपचार से? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सामाजिक गतिशीलता किसे बढ़ावा नहीं देती? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा अभिमान और वर्गदंभ के द्वारा। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, शैक्षिक निर्देशन के समय निम्न में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए? शैक्षिक निर्देशन के समय निम्न में से किस पर जोर नहीं देना चाहिए? ठीक है ना दोस्तों, बालक के पूर्व अनुभव और परीक्षा परिणाम पर, बालक की रुचि और आकांक्षाएं और अन्य गुण पर, अभिभावक को धर्म, जाति और सामाजिक स्तर पर या अभिभावकों की आकांक्षाओं पर? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अभिभावकों को धर्म और जाति की असामाजिक स्तर पर जोर नहीं देना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं करता है? व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं करता। मिनीसोटा बहुचरणीय व्यक्तिगत मापन सूचियाँ, या वाक्य पूर्ति परीक्षण दोस्तों, या रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, या थेमेटिक अपसर्प्शन टेस्ट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? होगा दोस्तों मिनीसोटा बहुचरणीय व्यक्तिगत मापन। ठीक है ना, व्यक्तित्व मापन। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, न्यूनतम अधिगम स्तर MLL 1991 स्थापित किए गए थे दोस्तों। समता और गुणता के संयोजन द्वारा प्रत्येक बालक को कक्षा उत्तीर्ण करने में सहायता हेतु, अभिभावकों को बच्चों के अधिगम स्तर की जानकारी देने हेतु, या शिक्षक का कार्य बोझ कम करने हेतु? बताइए दोस्तों जो इसका आंसर क्या होगा। तो वह क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम अधिगम स्तर MLL 1991 स्थापित किए कब? समता और गुणवत्ता का समायोजन हेतु। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है, क्या प्रमुख कारण है कि सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों से वांछित शैक्षिक परिणाम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं? ठीक है ना दोस्तों, यानी हमको जितनी ज़रूरत है उतना परिणाम हमको नहीं मिलता है। कैसे? सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों से दोस्तों। शिक्षकों का कम संख्या में है क्या? निरीक्षण और पर्यवेक्षण कमज़ोर है क्या? गुणवत्ता के आयामों का उचित अनुवीक्षण नहीं हो रहा है, या बच्चे अभावग्रस्त परिवेश से आते हैं? तो बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? गुणवत्ता के आयामों का उचित अनुवीक्षण नहीं हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो पड़े तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।